आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में। स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। स्वागत है आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। कोशिश करते हैं इस लेक्चर को हम लास्ट बनाएं, और लास्ट कब बनेगा, अगर मैं इसी लेक्चर के अंदर सारे टॉपिक खत्म कर देता हूं तो। देखते हैं, अगर वो सब मिला के 2 घंटे से कम हो रहा है तो ये लेक्चर लास्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक और लेक्चर हमें लेना पड़ सकता है। खैर, हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर का ही एक छोटा सा पार्ट है जो बचा हुआ है। वैसे इस पार्ट को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा और हमें अपने आप को रिफाइन करना है। कहाँ पढ़ा है हमने ये टॉपिक? ये हमने पढ़ा है बिल्कुल लेक्चर 1 के लास्ट में। टॉपिक क्या है? टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। जब भी गैस फेज रिएक्शन आएगी उस केस में क्या चेंज आएगा? उस केस में जो आपकी कंसंट्रेशन है वो कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रेशर। अब प्रेशर को अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रेशर आपका इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया होगा, लेकिन ये दिया होगा सिस्टम का। लेकिन जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूला के अंदर आपका रिएक्टेंट का प्रेशर यूज होगा। अब सिस्टम का दिया हुआ है, रिएक्टेंट का निकालना है, तो वो कैसे निकालना है वही चीज हमने सीखनी है। ऑलरेडी लेक्चर 1 के लास्ट में हम ये चीज सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर उन सारी चीजों को दोहराएंगे और इस कंसेप्ट को पक्का करेंगे। इस कंसेप्ट से फिलहाल सीबीएसई के अंदर हर साल सवाल पूछा जा रहा है पिछले 2-3 साल से। अब बारी है एचबीएसई की। अगले 2 साल में यानी 2027 या 2028 में 100% इस टॉपिक से सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल किस तरीके से आएगा? आपको एक गैस फेज रिएक्शन दी होगी। इस रिएक्शन में 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरी बात ऑल स्पीसीज मस्ट बी इन गैस फॉर्म। सारी के सारी स्पीसीज किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। जैसे ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब इस टाइप के सवाल में आपको 2 चीजें दी जाएंगी। एक तो दिया मिलेगा इनिशियल प्रेशर, और एक दिया मिलेगा टोटल प्रेशर एट टाइम टी यानी फाइनल प्रेशर। ठीक है, इसको लिख देता हूं। गिवन आपको क्या होगा? गिवन होगा एक तो इनिशियल प्रेशर और दूसरा फाइनल प्रेशर। ये 2 चीजें आपको दी मिलेंगी। अब इनसे हमें रिएक्टेंट का प्रेशर यानी इंडिविजुअल पीए, पीबी, पीसी, इनको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी सिर्फ उनकी वजह से उनको हमने निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे? वो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। कौन सी? कि पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? आपको रिएक्शन लिखनी है। अब 2 कंडीशन लिखेंगे, एक है टाइम 0 पे और एक है टाइम टी पे। जब टाइम 0 होगा तो ए की वजह से मान लिया प्रेशर है पी ए इनिशियल। ठीक है, बाकियों की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से भी 0 होगा और इसकी वजह से भी 0, एंड दैट इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि ए का जो इनिशियल प्रेशर है और पूरे सिस्टम का जो इनिशियल प्रेशर है वो दोनों बराबर होंगे। इसी वजह से पी ए इनिशियल वर्ड कहीं यूज नहीं होगा, हर जगह हम पी आई ही उसको लिखेंगे। पी आई क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो इनिशियल सिस्टम का प्रेशर है वही प्रेशर आपका ए का होगा। जब कुछ टाइम बीत जाएगा तो उस टाइम ये पी ए इनिशियल जो है उसमें से कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ, और कम कितनी होगी? जो भी आपका कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय एक्स। जैसे कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई बाय एक्स। ऐसे ही बी और सी का प्रेशर यानी प्रोडक्ट का प्रेशर बन जाएगा कितना? जो भी कोफिशिएंट है और एक्स, जो भी कोफिशिएंट है वो एक्स। ठीक है, ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है पीटी के, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी। सेम चीज यहाँ है, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? पीटी के बराबर होगा। अब यहाँ एक और चीज सीखने की है
ये क्या है, अरे रे, पहले इसको करते हैं साफ, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, दिस इज द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, किसका है इनिशियल प्रेशर, ए का। और दूसरी बात, कोई और कलर ये ले लेते हैं, जो ये चीज है, ये जो चीज है ये क्या है, दिस इज द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। ठीक है, ऑफ ए का फाइनल प्रेशर। और इन्हीं दो वैल्यू की हमें जरूरत होगी, लेकिन क्वेश्चन में दी किसकी मिलेंगी, क्वेश्चन में आपको सिस्टम की दी मिलेंगी। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सारी बातें आगे सीखेंगे। अब जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप अप्लाई करोगे, तो उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, यहां पे आप इनिशियल प्रेशर पुट करते हो, तो इनिशियल प्रेशर क्या है आपका, इनिशियल प्रेशर है पी आई बोलो या पी ए इनिशियल बोलो, और नीचे आप पुट करोगे पी ए का फाइनल प्रेशर, यानी ये वाली चीज। ठीक है, ये चीज हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, ऊपर आएगा पी ए या पी रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, पी रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, और नीचे रखेंगे पी रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। ठीक है, अब वो फाइनल प्रेशर इस क्वेश्चन के केस में या इस एग्जाम्पल में कौन है, पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस एक्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये रहा। अब इस पी आई माइनस एक्स को निकालेंगे कैसे, याद है ना हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते थे, हम पीटी वाली इक्वेशन का यूज करते थे, तो वही हम करेंगे। पीटी इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी ए का इनिशियल माइनस एक्स, और क्या है 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। ठीक है, इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा पी आई, जो कि आपका ऊपर हमने प्रूव कर लिया, प्लस 2x। ठीक है, अब यहां से x किसके बराबर या 2x किसके बराबर, 2x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, आप पी को एक पी आई को एक साइड लेंगे, और x किसके बराबर, पी टी माइनस पी आई बाय में x। तो पी टी की इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x कह रहा हूं दो आएगा यहाँ पे, x नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीटी की इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस x की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पी आई आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, पीटी आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, x की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। वही हमने करना है। कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। अब आप लिखोगे इनिशियल कंडीशन एट T इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन में इसका प्रेशर कितना था, Pi, और ये कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है, और जब टाइम 23 सेकेंड था, तो उस केस में ये प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Pi माइनस 2x और x, क्योंकि कोफिशिएंट के हिसाब से हमने लिख दिया। ठीक है, नाउ Pt कितना आएगा, Pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू, इससे ये कैंसल, दैट इज इक्वल टू Pi प्लस एक्स। ठीक है, Pt की वैल्यू रखो या फिर x की वैल्यू निकालो, x इसके बराबर Pt माइनस Pi। अब ये Pt और Pi क्वेश्चन में कहाँ दिए होंगे, ये दे रखे, ये दोनों, दिस इज Pi एंड दिस इज Pt। मैं लिख भी देता हूं, ये आपका है Pi और ये है Pt। ठीक है, तो Pt कितना है 0.6 माइनस Pi कितना है 0.5, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1। ठीक है, तो x हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो भी पूछा है आपसे, पूछा है रेट कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन दे रखा है।
फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और टाइम वगैरह सब दे रखा है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या थी? T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग P रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर। ठीक, ऐसे लिखते थे। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? K इज इक्वल टू, के को आप इस साइड ले आए तो T को उस साइड फेंकना पड़ेगा, 2.303 बाय के लॉग पी आर इनिशियल किसके बराबर है? पी आई के बराबर, डिवाइडेड बाय, और पी आर फाइनल, इस इक्वेशन में देखो पी आर फाइनल किसके बराबर है? पी आर फाइनल बराबर है पी आई माइनस 2x के। ठीक है, ये रहा, दिस इज योर पी आर फाइनल। ठीक है, एंड दिस इज पी आर इनिशियल। बस वैल्यू पुट करो, के इज इक्वल टू, अरे पेन बदलो, के इज इक्वल टू, अरे यहाँ भी टी आएगा, कहाँ ध्यान है भाई, 2.303 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? टाइम का डिफरेंस लेते हैं, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 23 लॉग पी आई कितना है? पी आई इज 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 2 इंटू 0.1, और इसको सोल्व करोगे, देखो इस 23 से ये 23 पूरा लगभग लगभग कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 0.1, लगभग लगभग। ठीक है, वैसे ये आएगा 0.101, क्योंकि 23 से कम 23, उतार ली 0, नहीं चला, फिर और एक और 0 आएगी और फिर 1 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेना आप बेशक 23 से, इसको आसानी से कर लोगे, या फिर 0.01 ही रखो। अब नीचे क्या आएगा? यहाँ पे ये पूरा 0.1 इंटू लॉग, ऊपर तो आ गया 0.5, नीचे आ गया 0.3, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, इससे ये कैंसिल, log 5/3, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू log 5 माइनस log 3, क्योंकि 5/3 है ना, तो माइनस हो जाएंगे। 0.1 इंटू log 5 की वैल्यू कितनी? 0.7 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, तो ये आपका आ गया 0.1 इंटू 0.22, यानी 0.022 लगभग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? 0.022, यानी ऑप्शन नंबर बी। वैसे ये 2-3 है, ऐसा जो वेरिएशन आया है ये क्यों आया? क्योंकि लोग की हम 1 पॉइंट की वैल्यू ले रहे हैं, एक्चुअल में लोग की 3 पॉइंट की वैल्यू दी जाती है। अगर दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो आप 1 पॉइंट की ही यूज करोगे। नेक्स्ट सवाल, फिर से सेम, इससे अलग सवाल नहीं आएगा कोई, हर बार सेम ही सवाल आएगा। अब की बार तो देखो किसका सवाल है? जेई 2024 का। ठीक है, और जेई नहीं, सीबीएसई के भी सवाल हम करेंगे। कैसे करेंगे इस सवाल को? आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे रिएक्शन ए गिव्स 2b प्लस सी, आप लिखोगे इनिशियल कंडीशन यानी T इज इक्वल टू 0, तो इसका प्रेशर कितना होगा? पीए का इनिशियल प्रेशर 0, फिर कंडीशन लिखोगे T इज इक्वल टू 115, यहाँ कितना आ जाएगा? पीए का इनिशियल माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब लिखोगे पीटी टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू 115, वो कितना हो जाएगा? पीए का इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसल, तो आपका आ जाएगा पी ए इनिशियल प्लस 2x। ठीक है, पीटी कितना दे रखा है? पीटी 0.28, दैट इज इक्वल टू पीए का इनिशियल प्रेशर, अब जो शुरू में प्रेशर था दैट इज इक्वल टू पी इनिशियल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी ए का इनिशियल प्रेशर, वो कितना दे रखा है? 0.1 प्लस 2x। ठीक है, यहां से अगर आप 2x की वैल्यू निकालोगे, 2x कितना आएगा?
0.28 माइनस 0.28 माइनस कितना आएगा, हाँ 0.1, दैट इज इक्वल टू 28 में से गया 0.18, और x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी 0.9, ठीक है 0.09 सॉरी 0.09, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो 9 आएगा 0.09, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट, वही रेट कांस्टेंट अगर आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग पी ए इनिशियल डिवाइडेड बाय पी ए फाइनल, दैट इज इक्वल टू, या इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग पी ए इनिशियल कितना है, पी ए इनिशियल है आपका 0.1 डिवाइडेड बाय पी ए फाइनल क्या हो जाएगा, पी ए इनिशियल माइनस एक्स, पी ए इनिशियल कितना है 0.1 माइनस एक्स कितना है 0.09, ठीक है। सोल्व करो, k इज इक्वल टू, फिर मैं k लिख रहा हूँ यार, टी आएगा, आदत हो गई ना ये फॉर्मूले याद कर करके, डिवाइडेड बाय टी, टी की वैल्यू तो लिख दो डायरेक्ट, टी की वैल्यू कितनी है 115 लॉग, ऊपर क्या आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, एक में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, एक में से 9 गया 0.01, ठीक है 0.01, क्योंकि 10 में से 9 गया। अब इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा 2.303 बाय 115 गुणा, वैसे इसको काट भी सकते हैं हम डायरेक्ट, काटेंगे कैसे, मेरे को लग रहा है ये 11 दूनी 22 और मतलब 11.5 दूनी 23, तो 2 पे कटेगा, लग रहा है तो कैंसिल हो जा, हाँ 2 पे कटेगा, 2 गुणा, यहाँ ऊपर अगर पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो ऊपर आएगा 10, यानी ये बराबर, तो आपका आंसर आएगा 2। इसने पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, गुणा में 10 की पावर माइनस 2 और करनी है, पहले तो ये आया, अरे ये 0.02 आएगा 0.02, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, यही आ जाएगा आपका। या इसको अगर आप चाहो तो मैं दोबारा कैलकुलेशन बता देता हूँ सिर्फ, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट कर दी है, दोबारा देखो, के ऐसा था, उसके बाद हमने लिखा के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी, टी की जगह क्या रखा हमने 115, ठीक है। यहाँ था लोग, यहाँ लोग आ गया 0.1 और यहाँ आ गया 0.01, दैट इज इक्वल टू, ऊपर बना लो 230 गुणा में 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 2, डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 115। अब बाल आप बोलोगे ये 0.3 कहाँ गया, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू टाइप है ना। यहाँ आ जाएगा लोग, ऊपर है 0.1, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल होगा तो पॉइंट यहाँ आ गया, इसके नाम के ऊपर 0, यानी लोग 10 आ जाएगा, ठीक है। लोग 10 आपको पता है 1 होता है, इसको कैंसिल करोगे ये 1 2, तो आपका आंसर आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पूछा था कि अगर 10 की पावर माइनस 2 है तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, बस एक्स की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में पुट करो। नेक्स्ट सवाल आपका सीबीएसई 2026 का सवाल, ठीक है, देख लो, है वही मेथड, एक टाइम 0 पे टाइम कुछ और पे रिएक्शन दे दी जाएगी, ठीक है। रिएक्शन पहले लिखते हैं, क्या आएगी, C2H5Cl gives C2H4 प्लस HCl, सबसे पहले लिखोगे एट टी इज इक्वल टू 0, तो इसका प्रेशर कितना होगा 0.30, ठीक है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर तो इसी की वजह से होगा ना, बाकी सब की वजह से तो क्या होगा 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। दूसरा एट टी इज इक्वल टू 30, जब टाइम 30 हो गया तो प्रेशर इसका कितना हो गया 0.30 था, उसमें से x कम हो गया क्योंकि कोफिशिएंट 1 है आपका, इसकी वजह से x बन गया होगा, इसकी वजह से भी x बन गया होगा। नाउ नोट नहीं, नाउ पीटी जो है दैट इज इक्वल टू
0.30 माइनस एक्स प्लस एक्स, वो कितना दे रखा है 0.50। ठीक है, x से x कैंसल, तो 0.30 प्लस एक्स बराबर 0.50। तो यहाँ से x निकाल लोगे आप 0.50 माइनस 0.30 दैट इज 0.20। ठीक है, x की वैल्यू आई है। अब निकालना है रेट कांस्टेंट। फॉर रेट कांस्टेंट अगर रेट कांस्टेंट आपने निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ C2H5Cl, यानी PA का इनिशियल प्रेशर और PA का फाइनल प्रेशर। वैल्यूज रखेंगे 2.303 बाय 30 लॉग, ऊपर कितना आएगा, PA का इनिशियल प्रेशर कितना है 0.30 डिवाइडेड बाय PA का फाइनल प्रेशर कितना है 0.30 माइनस एक्स की वैल्यू 20। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टी लॉग, यहाँ आ जाएगा PI और यहाँ आ जाएगा PI माइनस एक्स। ठीक है, सोल्व करो 2.303 बाय 30 लॉग, यहाँ कितना आ जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा, लॉग 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 या 30, 2.303 बाय 30 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48। सोल्व करो, क्या करो, इसको 48 बना लो। 48 बना लिया तो क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 48 या 480 बना लो तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 30। 48 क्यों बनाया, ताकि मैं एक जीरो से एक जीरो काट सकूं और 3 से ये 3 एकम 3, 3 छिके 18, बस 16 से गुणा कर दो। क्या आएगा 16 3 48, 16 3 48 और 16 दूनी 32 और 4 36, ये 3 पॉइंट के बाद डेसिमल, ये आ गया। गुणा में क्या आएगा 10 की पावर माइनस 3 और यूनिट क्या आएगी, जो भी टाइम है उसका इनवर्स। अरे यहाँ पर सेकंड नहीं, यहाँ पे सेकंड ही आएगा। ठीक है, ऊपर वाले में गलती नहीं ना, ऊपर वाले में सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है। हाँ, तो ये पर सेकंड नहीं, ये सेकंड में ही आएगा। ठीक है, बस आ गया आपका आंसर, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। चलो नेक्स्ट सवाल एक और इसी के जैसा है, ऊपर वाला तो कब का था 2026 का, ये है 2023 का। सेम ही सवाल है, कुछ फर्क नहीं, बस वैल्यूज बदल जाएंगी। ठीक है, तो इस सवाल को आप खुद करना, सेम रिएक्शन है बस वैल्यूज बदल गई। मैं फटाफट बता देता हूँ इसको सोल्व करके। इसका आंसर आएगा, देखो इस रिएक्शन में ये आएगा 0.4 और 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल, दैट इज 0.6, तो x आ गया 0.2। और जब आप पुट करोगे k इज इक्वल टू 2.303 बाय 100 लॉग, ऊपर आ जाएगा 0.4, नीचे आ जाएगा 0.2, ये 2 यानी 100 इंटू 0.3। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3 से गुणा करनी है आपको, यानी 6.909 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ये वैसे एमसीक्यू है, इसमें बस एक चीज ध्यान देनी है कि जब प्रेशर कितना था 704 था तो हाफ लाइफ 80 है। कौन सा प्रेशर है यो, इनिशियल प्रेशर। जब प्रेशर 75 कर दिया तो हाफ लाइफ 80 है। जब 75 और कम प्रेशर और कम कर दिया तो भी हाफ लाइफ उतनी है। अब किस ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बताओ। ये सिंपल सा एमसीक्यू है, किसके लिए नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, जहां पे ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ में मैंने बताया था इस तरीके से, यहाँ थी हाफ लाइफ टी हाफ,
और यहाँ थी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ हो, हाफ लाइफ की वैल्यू जब कांस्टेंट रहे, तो ऐसे ग्राफ होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही। ये वाला सवाल पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, तो इसको आप वहां से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है? इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट तो यही है, किस पर बेस्ड है? एमसीक्यू आता है कभी कभार कि कोलिजन थ्योरी किस पर बेस्ड है। वो बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केटीजी पर। और केटीजी के सारे पॉइंट हमारे को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान रखो कि अकॉर्डिंग टू केटीजी द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। यानी अगर कोई रिएक्टेंट है, जैसे एक रिएक्शन ली H2 प्लस I2 गिव्स HI 2HI, तो इसमें जो ये रिएक्टेंट है इनको आप एज ए स्फीयर ट्रीट करोगे। जैसे ये हो गया आपका H2, ऐसे ही होगा आपका I2। तो ये ऐसे स्फीयर की तरह आप रिएक्टेंट को ट्रीट करोगे, ये किसी भी मोलेक्यूल को स्फीयर की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, इस केटीजी का सिर्फ यही पॉइंट हमने लेना है। अब पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी को आप एक प्रकार से लव मैरिज कंसिडर करके चलना। मैरिज की स्पेलिंग क्या होगी रे? लव MARRAIGE, मैरिज ऐसे ही होगा शायद, या IAG ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी को आपने किसके साथ रिलेट करना है? लव मैरिज के साथ। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? कोलिजन थ्योरी स्टेट दैट केमिकल रिएक्शन यानी लव मैरिज कैन ओनली अकर बिटवीन पार्टिकल्स व्हेन दे कोलाइड या हिट ईच अदर। यानी जब लोग मिलेंगे तभी प्यार होगा और तभी प्यार वाली शादी होगी, यानी लव मैरिज होगी। पहला पॉइंट यही है। ठीक है, रिएक्शन कब होगी? जब वो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। अब द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक बार तो ना मैं आपको एक दिखाता हूं वीडियो से। ये देखो, इस वीडियो में अगर मान लो ये वीडियो किस चीज की है, जब भी आप गैसियस रिएक्टेंट को एक कंटेनर में लेते हो तो वो ऐसे घूमते रहते, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, घूमेंगे तो आपस में टकराएंगे। अब उन्हीं टकराने को अगर आप गिन लो, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उस पूरे बॉक्स की एक यूनिट कंसिडर करो, उस एक यूनिट में एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसी को बोलते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन के मामले में सबसे ज्यादा बार पूछी गई डेफिनेशन आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं Z के साथ। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दोबारा से, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी लव मैरिज से पहले आप कितनी बार एक दूसरे से मिले हो, उन्हीं नंबर को आप बोलोगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जनरली इट्स वैल्यू इज हायर फॉर गैसियस रिएक्शन। अगर गैसियस रिएक्शन है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, but only a small fraction of these collisions is capable to convert reactant into product। इसका मतलब क्या है? अब देखो, आप टकराते तो बहुत सारे लोगों के साथ हो, है ना, लेकिन प्यार कितनी टक्करों में होगा? क्या सब टक्करों में पॉसिबल है कि अलग अलग लोगों के साथ आप टकरा रहे हो, हर टक्कर में आपको प्यार हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा। आपको कुछ टक्कर ऐसी होंगी, यानी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। प्यार जरूरी नहीं है कि वो शादी वाला, हो सकता है दोस्त वाला, ठीक है, हो सकता है भाई बहन, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसी बात को यहाँ पे लिख रखा है कि वैसे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी टक्करें जो है वो बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हर टक्कर से, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कोलिजन, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा इन कोलिजन की इज केपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी कुछ ही कोलिजनों में इतनी ताकत होती है, कुछ ही टक्करों, मुलाकातों में इतनी ताकत है कि वो किस में बदल सके? प्यार में बदल सके। ठीक है, दीज कोलिजन्स आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन, यानी ऐसी मुलाकातों को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान से समझो।
हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारी गैसें भरी हुई है, अलग अलग रिएक्टेंट, ये आपस में टकरा रहे हैं, टकरा तो बहुत रहे हैं लेकिन सभी टक्करों से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, सिर्फ कुछ ही टक्करों से प्रोडक्ट बन रहा है, और जिन टक्करों से, जिन कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहा है उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब किस कोलिजन को इफेक्टिव बोला जाएगा, उसके लिए कंडीशन दे रखी है। फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन है रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स मस्ट पोजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी मुलाकात से आपको अंदर से वो बोलते हैं ना घंटी बजनी चाहिए, तो ऐसा ही यहाँ है, उनमें कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टक्कर बिल थोड़ी दूर थोड़ी ही देर की थी, आपको फीलिंग ही नहीं है तो प्यार कैसे होगा। तो जो मुलाकात हो रही है थोड़ी सी लंबी अच्छी एनर्जी वाली होनी चाहिए, यानी उनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी दोनों का गोल जो है वो सेम होना चाहिए कि हमने तो ब्याह करना है जी। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है आपका एनर्जी फैक्टर। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लेता हूं, रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब जब ये H2 और I2 आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा, कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। एनर्जी का एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, H जो खुद के साथ बॉन्ड बनाए हुए है वो टूटना स्टार्ट होगा, I जो खुद के साथ बॉन्ड बनाए हुए है वो टूटना स्टार्ट होगा, और इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे आप थे, आप भी किसी से मिले, अब जब आप मिले और आप में प्रॉपर, दोनों की मुलाकात में प्रॉपर एनर्जी है, तो आप क्या करोगे, आपके जो पुराने वाले कनेक्शन है उनको कमजोर कर दोगे, ये भी पुराने वाले कनेक्शन को कमजोर कर देंगी, और आप दोनों के बीच के कनेक्शन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ हो रही है, H2 और I2 जब आपस में टकराए, टकराने से क्या होगा, H और H के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा, I और I के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा, उनके कमजोर होने से H और I के बीच का बॉन्ड आपस में बनने लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी ड्यू टू कोलिजन। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होगा, टकराने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड टूटा। ठीक है, बॉन्ड टूटने से क्या हुआ, बॉन्ड टूटने से इस आई को मौका मिला आपस में बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे मेरे पास थे ये H2, ठीक है, दिस इज H2, ये टकराया किसके साथ, ये टकराया मेरा I2 के साथ। ठीक है, ये दोनों की आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने से क्या होगा, टक्कर होने से H और H के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, I और I के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। और वो कैसे होगा वो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास है H2 यानी H और H का बॉन्ड, प्लस ये मेरे पास है I2 यानी I और I के बीच का बॉन्ड। सॉरी, ये दोनों आपस में टकराए, यानी एक मॉलिक्यूल आपका ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों आपस में टकराए, टकराने से क्या होगा, टकराने से होगा H और H के बीच का बॉन्ड, H और H के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। कमजोर होते हुए बॉन्ड को हम ऐसे डैश लाइन से सिखा रहे हैं, और I और I के बीच का बॉन्ड भी कमजोर होता जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ बॉन्ड बिटवीन HI स्टार्ट फॉर्मिंग, H और I के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, यानी H और I के बीच बॉन्ड बनना शुरू, H और I के बीच बॉन्ड बनना शुरू। ठीक है, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये जो चीज बन गई ये बन गया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच की कोई चीज, इंटरमीडिएट, और ये कैसा है, अनस्टेबल, यानी ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनेगा, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विच फर्दर डिकम्पोज टू प्रोडक्ट। देखो यहां थी लो एनर्जी, ठीक है, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से हाई एनर्जी पे वो पहुंच गए,
हाई एनर्जी। जब भी कोल अनस्टेबल की बात आती है ना, अनस्टेबल का मतलब हाई एनर्जी होता है। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड बिल्कुल टूट जाएंगे और बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है, और उससे बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट। यानी दोबारा से मैं दिखाता हूं, H और H था प्लस I और I था। जब आपस में कोलिजन हुआ, इसको लिख भी देते हैं, जब हुआ कोलिजन, कोलिजन से क्या होगा, H और H के बीच का बॉन्ड कमजोर हुआ, I और I के बीच का बॉन्ड कमजोर हुआ, साथ साथ बॉन्ड बना H और I का, ठीक है। थोड़ी देर बनेगा, ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आपका थोड़ी देर बाद H और I के बीच का बॉन्ड बन जाएगा, H और I के बीच का बॉन्ड बन जाएगा, और जो H और H के बीच का बॉन्ड था कंप्लीटली डिसोसिएट, I और I के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है आपकी H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। HI के 2 मोलिक्यूल आपके बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने की है कि देखो, इसकी होगी लो एनर्जी, दीज आर एट लो एनर्जी। जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज ऑफ हाई एनर्जी, और वापिस से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो भी कैसा होगा आपका, लो एनर्जी, ठीक है। अब लो एनर्जी से अगर आपको हाई एनर्जी जाना है तो कुछ ना कुछ बीच में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो आप हाई एनर्जी पे जाओगे। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हो वो एनर्जी आएगी कहां से, वो एनर्जी आएगी टकराने से। टक्कर खा रहे हो, आप एक दूसरे से टकरा रहे हो तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी के एक्सचेंज से लो एनर्जी से कहां जाओगे, हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी की चीजें ज्यादा स्टेबल नहीं होती। आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है तो आप स्टेबल नहीं हो। दिमाग तो जितना शांत रहे, जितना स्टेबल रहेगा, जितनी कम एनर्जी उसकी रहेगी उतना अच्छी बात है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप वापस से लो एनर्जी पे जाओगे, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेबल चीजें हैं, ये अनस्टेबल चीज है क्योंकि हाई एनर्जी है। अब जो हमारा फैक्टर था जिसको बोलते हैं एनर्जी फैक्टर, वो एनर्जी फैक्टर बोलता है कि हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहे हैं तो एक एनर्जी का गैप है, उस गैप जितनी एनर्जी इस कोलिजन में प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब मान लिया गैप इतना सा है और इतनी एनर्जी उस कोलिजन से नहीं बन रही, तो क्या यहां तक हम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है, आई बात समझ। और अगर मान लिया लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाने के बीच का गैप अगर इतना है और हमारी एनर्जी इतनी जनरेट होगी तो ऑब्वियस बात हम यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। इसी चीज को अगर ग्राफ की फॉर्म में हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये मैंने ले लिया एक ग्राफ। अब इस ग्राफ में मैं इस साइड लेता हूं एनर्जी और इस साइड में लेता हूं आपका टाइम, ठीक है, या फिर रिएक्शन, टाइम बोलो या रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब टाइम ही है ना, कितनी देर में आपकी रिएक्शन हो रही है। अब देखो, जो आपकी रिएक्टेंट है उनके पास कोई ना कोई तो एनर्जी है, लो एनर्जी बेशक हो लेकिन कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। मान लिया उनके पास एनर्जी है इतनी, दिस, अरे रे बाप रे, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER। अब जैसे ही टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। कोलिजन होने से एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। यहां पे क्या हुआ है, कोलिजन, कोलिजन से एनर्जी इंक्रीज हुई। कहां तक पहुंचे आप, इंटरमीडिएट तक पहुंचे, आप पहुंचे इंटरमीडिएट तक, ठीक है। उसके बाद आपका बन गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, रिएक्टेंट से कम भी हो सकते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपके एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, यानी पहले कोलिजन होने से एनर्जी बढ़नी चाहिए, यानी इतनी बढ़नी चाहिए कि वो इंटरमीडिएट फॉर्म कर सके और फिर वहां से प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। यानी हमें सिर्फ
यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो कोलिजन में प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब इस एनर्जी का हमने कुछ नाम रख रखा है। उससे पहले हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है? हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, कौन कौन से? पहला टाइप है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जब आप रिएक्टेंट को एनर्जी दो और वो क्या बना ले? प्रोडक्ट बना ले। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम निकालते हैं इंथाल्पी। इंथाल्पी यानी डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बताओ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर आएगा एनर्जी। ठीक है, यानी इस केस में डेल्टा एच आपका होगा पॉजिटिव वैल्यू। आई बात समझ? पी माइनस आर करोगे तो वो कैसा आएगा? ई यानी पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, लेकिन उसने साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज करी। अरे इसको थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर लेता हूं मैं। टाइम रिएक्टेंट प्रोग्रेस को उठा के यहाँ ले आएंगे, एंडोथर्मिक को उठा के थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब इस केस में जब आप इंथाल्पी निकालोगे डेल्टा एच, वो क्या आएगी? वो वही आएगी पी माइनस आर। इंथाल्पी मतलब पी माइनस आर। पी माइनस आर की वैल्यू बताओ इसमें क्या आएगी? पी माइनस आर की वैल्यू आएगी माइनस ई, यानी यहाँ डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है। ये ध्यान रखना। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक। ठीक है, और एंडोथर्मिक में आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और वहीं एक्सोथर्मिक में आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। आई बात समझ? ये काम कहाँ आएगा? ये काम यहाँ आएगा। अगर देखो इस केस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इतना है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो वो कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। और अगर सेम ग्राफ आपका यहाँ रुकता तो इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ये, प्रोडक्ट की एनर्जी ये। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाती तो वो किसका ग्राफ हो जाता? एंडोथर्मिक का। सेम चीज यहाँ दे दिखा रखी है। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ है एनर्जी और यहाँ है रिएक्शन। एनर्जी, रिएक्शन की प्रोग्रेस। ठीक है, पहली रिएक्शन में यहां से स्टार्ट किया हमने और हम यहां तक पहुंचे, यहां पे खत्म हो गया। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो कैसी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो तो वो कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? अब देखो, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ये वाली एनर्जी। इस एनर्जी को हमने एक नाम दिया और वो नाम दिया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? इट इज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। क्योंकि यहां तक पहुंच गए, यहां से आगे तो ऑटोमेटिक काम होगा। रिएक्टेंट को कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए कि वो प्रोडक्ट में बदल जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, वो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम शो करते हैं किसके साथ? ई ए के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन। ठीक है, अब एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब टोटल एक प्रकार से। ठीक है, या मिनिमम बोल सकते हो। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी? रिएक्टेंट को नहीं, देखो वर्ड सिर्फ इसका फर्क है, रिएक्टेंट का फर्क है। यहां है रिएक्शन, यहां है रिएक्टेंट। अब ऐसा क्यों? रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, तो एक्स्ट्रा थोड़ी वो जितनी चाहिए वो क्या है? एक्टिवेशन। ये है टोटल, यानी मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स। मतलब रिएक्टिंग मोलिक्यूल के पास कम से कम टोटल कितनी एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सके, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
कंफ्यूज हो गए? आसानी से समझाता हूँ। मान लिया आपके 11th क्लास में अच्छे नंबर आ गए, अब 12th में घरवाले ने आपको बोला चलो 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, वैसे यार सबके पास फोन होगा ही। मान लिया 11th में आपके अच्छे मार्क्स आए और घर वालों ने अब आपको ऑप्शन दिया कि आप फोन ले लो, ठीक है। आपने फोन चूज किया, कौन सा? एक ओप्पो का फोन है जो कि है 15,000 का। कितने का? 15,000 का। घर वालों ने बोला कि देखो जितने पैसे चाहिए हमें बता दो, बस एक्स्ट्रा मत मांगना, कम से कम जितने पैसे चाहिए हमें बता दो, हम आपको दिला देंगे, ठीक है। अब आप हो ए यानी कोई भी हो सकता है। अब अगर आप लड़की हो तो आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसे होंगे, भैया दूज पे आपने लूट मचाई होगी, रक्षाबंधन पे लूट मचाई होगी, घर में कोई नई चीज आई है तब आपको पैसे मिले होंगे, बहुत सारे ओकेजन हैं। आपकी नवरात्रे हैं वहां भी कुछ ना कुछ 150 तो मिलते ही हैं। तो ऑलरेडी आपके पास 5,000 रुपीज मान लिया है, ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, अब मेरे को बताओ दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, फोन खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए चाहिए? बताओ फटाफट। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर होगा कि 15,000 कम से कम तो चाहिए। क्यों? आपको नहीं कहा मैंने, फोन खरीदने के लिए किसी को कम से कम कितने रुपए चाहिए, तो वो चाहिए 15,000, क्योंकि फोन कितने का है? 15,000 का। अब वही मैं क्वेश्चन 2 आपसे पूछता हूं कि आपको फोन खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए, बताओ। तो आपका आंसर होगा मेरे पास 5,000 ऑलरेडी है तो मेरे को 10,000 और चाहिए, ठीक है। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का। रिएक्टेंट को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सके, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए किसी को भी, मैं बात नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की, मैं टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, तो दैट इज 15,000। मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया? अगर आप घर वाले आपको 20,000 दे दे, क्या फोन खरीद पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, यस खरीद पाएंगे, क्योंकि 15,000 की ही उसकी वैल्यू, 5,000 में मैं कुछ और चीज खरीद लूंगा, ठीक है। इसलिए मिनिमम वर्ड की, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ठीक है। अब ये है थ्रेशोल्ड, ये है एक्टिवेशन। तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं कि ये जो थ्रेशोल्ड है ये एक्चुअल में सम है, जोड़ है, किस किस का? इसका और इसका, है ना, क्योंकि 10,000 प्लस 5,000 मिलके ही क्या बनाएंगे आपके 15,000। तो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? लिखना पेपर में बहुत बार आता है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बहुत बार आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो रिलेशन क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ किस किस का? एक्टिवेशन एनर्जी का और एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, समझ गए। अब जो हमारा पहला फैक्टर था जिसको बोलते हैं एनर्जी फैक्टर, वो यही बोलता है कि किसी भी कोलिजन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? वो ज्यादा होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी से, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम बैरियर है जिससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी फैक्टर क्या बोलता है? फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जिससे प्रोडक्ट बन सके, एनर्जी ऑफ कोलिजन मस्ट बी ग्रेटर देन या फिर उसके इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उस कोलिजन की होनी चाहिए, तभी वो कैसा कोलिजन कहलाएगा? इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। इसी चीज को साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब रेट को उन्होंने एक्सप्रेस किया एक एक्सप्रेशन से, वो एक्सप्रेशन बस आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल वगैरह इससे नहीं आएगा, बस एक्सप्रेशन आता है लिखना कि बताओ क्या कौन क्या है।
तो इसको हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू जेड ए बी गुणा में ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये अजीब सा, इसको ये मत सोचना कि याद नहीं होगा, इस पे बेस्ड अगला टॉपिक भी, इस इक्वेशन पे बेस्ड अगला टॉपिक है, तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाना है आपसे, यही कर लोगे तो बेटर है। तो रेट किसके बराबर आ गया? अब रेट इज इक्वल टू, मतलब रेट को एक एक्सप्रेस करने का तरीका है कि रेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन होती है किस किस की? जेड की और ई टू द पावर, ई यानी एक्सपोनेंशियल उसकी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एंड सब क्या क्या है वो देख रहे थे। रेट तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब आया जेड ए बी। जेड ए बी क्या है? जेड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इफेक्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जो ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, ये जो है ये क्या है? ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी रिप्रेजेंट्स दी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ई ए। यानी को टोटल कोलिजन तो हो रहे हैं जेड, लेकिन उनमें से इफेक्टिव कितने हैं? सिर्फ इतने। आई बात समझ? रेट मल्टीप्लीकेशन है किसकी? इफेक्टिव कोलिजन गुणा में ऐसे कोलिजन जो, सॉरी, टोटल कोलिजन गुणा में इफेक्टिव कोलिजन, बात खत्म। सवाल किस तरीके से आएगा? सवाल इस तरीके से आएगा, ये एक्सप्रेशन दे देगा, पूछ लेगा बताओ इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है, तो आप फटाफट आंसर करोगे जेड ए बी। सवाल आएगा इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बताता है इफेक्टिव कोलिजन को, तो इफेक्टिव कोलिजन को बताएगा ये, ठीक है। या फिर डायरेक्ट पूछ लिया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इफेक्टिव कोलिजन का, या फिर ऐसे कोलिजन जिनकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक है। पहला फैक्टर क्लियर। दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी टक्कर बेशक हो, एनर्जी बेशक हो, लेकिन जो पर्पस है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लो आपके अंदर प्यार भी है लेकिन एक शादीशुदा है, आप शादीशुदा नहीं, या एक का मन है शादी करने का, आपका शादी करने का मन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पे आपकी लव मैरिज नहीं होगी, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। कैसे? मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं हूं आपको एक क्लास में पढ़ा रहा हूं, ये क्लास है, अलग अलग डेस्क लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। अब मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पूरी एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी फैक्टर है पूरा, लेकिन इन सभी बच्चों का मुंह जो है वो उस साइड था। मतलब मैं यहाँ खड़ा होके यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का मुंह उस साइड है, उस साइड। तो क्या हम दोनों की एनर्जी काम आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन यानी एक प्रकार से डायरेक्शन जो है वो खराब है, ठीक है। इसलिए सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट भी होना चाहिए। समझ गए? दो फैक्टर थे, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। एनर्जी बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन बोलता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब इसी चीज को यहां से समझो, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन में लिखता हूं, सिंपल रिएक्शन है आपकी, NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एक ऑक्सीजन यहाँ का यहाँ आ रहा है, सीधा सा बात है। अब NO का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ N होगा, यहाँ O होगा, अब यहाँ होंगे 3 O। अब सीधी सी बात है, इन 3 O में से एक O को इस N के साथ टकराना होगा, तब जाके इन N और O के बीच रिएक्शन होगी। अब सोचो, O और O आपस में टकराने कोई रिएक्शन होगी नहीं, N और O जब तक आपस में नहीं टकराएंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। और कौन सा O? कॉर्नर वाला, क्योंकि बीच वाला तो इन दोनों से बंधा हुआ है। कॉर्नर वाला O जब N के साथ टकराएगा तभी N उससे खींच के प्रोडक्ट बना पाएगा। जैसे यहाँ इस फोटो में देखो, ये है N, ये है O और ये है O3। अब यहाँ O और O आपस में टकराए, कुछ होगा? नहीं होगा। यहाँ O था, यहाँ N था, यहाँ O है, यहाँ O है। अब बीच वाला O टकराया, बीच वाले को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों से बंधा हुआ है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा है, तब भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ N है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ O है, ये दोनों आपस में टकराते हैं, यानी ये N टकराएगा इस O के साथ, तो उस केस में इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट बन जाएंगे। सीधा सिंपल सा हिसाब है, ठीक है।
तो दो फैक्टर हमारे होने चाहिए, ओरिएंटेशन फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर। अब ओरिएंटेशन फैक्टर के नाम का भी कुछ तो हमने ऐड करना पड़ेगा वहां पे। तो इन अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन अनोदर फैक्टर, एक और फैक्टर हम जोड़ देते हैं पी। पी क्या है? पी इज दी प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए है। आई बात समझ? तो तीन फैक्टर हैं, पी, जेड एंड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। पी क्या है? पी रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर को। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, की उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा है जेड ए बी, टोटल कोलिजन कितने हैं, और ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज इफेक्टिव कोलिजन कितने हैं। तो रेट को आप इन तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द कोलिजन थ्योरी। अब है इसकी कुछ लिमिटेशन। पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है गैसियस रिएक्शन के लिए, क्योंकि अगर गैसियस रिएक्शन नहीं होगे तो वहां पे कोलिजन कम होंगे, कोलिजन कम होंगे तो प्रोडक्ट कम बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, ये सॉल्यूशन के लिए भी है, क्योंकि वहां पानी में घुले हुए ना, उनको जगह मिल जाती है घूमने फिरने की, लेकिन सॉलिड के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और ये हार्ड स्फीयर मानती है, लेकिन वहां हार्ड स्फीयर नहीं होते, वहां उनकी शेप मतलब कोई एक प्रॉपर डिफाइन नहीं है कि वो कैसे होगी। वहां पे कुछ की शेप ऐसी भी होती है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, चार्ज की वजह से, ठीक है। वो सारी चीजें ये इग्नोर करता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। आ भी सकती है, नहीं भी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, हमने सेकंड लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि कुछ फैक्टर हैं। वो फैक्टर क्या क्या थे? वो फैक्टर थे आपके, एक तो था कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों। ये चीज हमने पढ़े हमारे अब तक के पार्ट में। इससे पहले या अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और लास्ट आपका कैटालिस्ट। ये दोनों फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं, बेशक ये लेक्चर कितनी देर का हो जाओ। तो अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी दो तरीके से हम कवर करेंगे। पहला है एक्सपेरिमेंट्स करके एक फैक्ट सामने आया वो, और फिर किसी ने थ्योरेटिकली भी एक फॉर्मूला दे दिया। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोलता है इट इज फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, यानी किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से बढ़ा दो तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। अब देखो, रेट कांस्टेंट के बारे में हमने बात की थी, रेट कांस्टेंट इज के, ये हमने बात की थी इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर बदल दोगे, के बदल जाएगा, के बदल जाएगा तो रेट बदल जाएगा, ठीक है। अब यहां लाइन बोली कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दो तो उससे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल। 20 डिग्री बढ़ा दे तो 20 डिग्री बढ़ा दे तो देखो, मान लिया 2 था, 2 से 4 होगा, फिर 4 से कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल है, जैसे बोल दिया कि किसी रिएक्शन में 40 डिग्री का इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीज इन प्रेशर, तो हमें बताना है कि रेट कितने टाइम्स हो गया। तो देखो, जब आपने पहला 10 डिग्री किया तो रेट हो गया 2 गुना, अगला 10 डिग्री किया तो इस 2 का 2 गुना, अगला 10 डिग्री करा तो 2 का 3, मतलब इस 2 गुना 2 का 2 गुना, और जब अगला 10 डिग्री किया तो इस 2 का 2 का 2 का 2 गुना, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना, 16 टाइम। इस तरीके से आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे कि कैसे पर 10 डिग्री डबल हो रहा है, याद रखना, पर 10 डिग्री, तो अगले 10 डिग्री में उसका डबल, अगले 10 डिग्री में उसका डबल, यानी 2 की पावर आ जाएगी। जितने मल्टीपल में आपका, जितने 10 के मल्टीपल में रेट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उतना ही आप पावर कर देना 2 की, तो वो बता देगा कि रेट कितना इंक्रीज हुआ। रेट पूछे, रेट कांस्टेंट पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अब है थ्योरेटिकली हम टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे देखेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन।
आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन में रिलेशन दी किस किस की, रेट कांस्टेंट की और टेम्परेचर की। मैंने कहा था ना ये टर्म वापस आएगी और आपको याद ही करनी पड़ेगी, तो आ गई ना वापस। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब इसमें कौन क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आता है कि राइट द आर्हेनियस इक्वेशन एंड नेम ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन दिस इक्वेशन। तो क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे K क्या है, K इज द रेट कांस्टेंट। दूसरा आप लिखोगे ए देखो ए के अलग अलग नाम है, पहला नाम है आर्हेनियस इक्वेशन का पार्ट है तो इसको बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, ठीक है। दूसरा इससे जस्ट ऊपर हमने पढ़ा, यहां पढ़ा, इसके आगे क्या लिखा है, कोलिजन लिखा है ना, तो इसी की जगह तो आया है ये, तो इसी का दूसरा नाम हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी था ना वो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो उसी का दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर। देखो दो नाम हो गए, आर्हेनियस इक्वेशन में है तो आर्हेनियस फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जगह आया है तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और दूसरा तीसरा सॉरी एक्सपोनेंशियल के आगे लगा हुआ है, आगे का मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये तीन नाम होते हैं इस ए के। और एक बार एक सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए, इनमें से कौन सी चीज ए के साथ रिलेट नहीं करती। तो यहाँ तीन ऑप्शन दिए थे और कोई एक और ऑप्शन दिया था, तो जो भी ऑप्शन दिया होता, जैसे वहां ऑप्शन दे दिया रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो तीनों नाम आपको पता होने चाहिए और उनके पीछे की कहानी की वो नाम क्यों रखे गए। अब नेक्स्ट है ई क्या है, एक्सपोनेंशियल यानी नेचुरल लॉगरिथम का उल्टा, ln का उल्टा, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ln क्या है, ई क्या है, लॉग क्या है, तो लॉग के ऊपर एक बढ़िया सा लेक्चर बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे बेसिक साइंस लेक्चर नाम से लेक्चर मिले, मतलब प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं वो सारे एटलीस्ट एक बार तो आपको देखने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ वो हेल्प करेंगे, हर चैप्टर में आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, वहाँ कंपाउंड फॉर्मेशन है, वहाँ पे और क्या बोलते हैं लॉगरिथम है, कैलकुलेशन है, सारी चीजें वहाँ पे दी, ग्राफ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है ई ए क्या है, ई ए इज दी एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को किस में लेना है आपने, जूल पर मोल में, यूनिट भी ध्यान रखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को किस में, जूल पर मोल में। नेक्स्ट है आर क्या है, आर इज दी गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314। कैसे याद करोगे, 8 तो याद करना पड़ेगा, उसके बाद पाई की वैल्यू 3 1 4, ठीक है। तो 8.314 8.5, ठीक है। यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल पर K4 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी किसी फॉर्मूले में आता है, डिफरेंस अगर नहीं है, डिफरेंस के अलावा है, तो उस टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखोगे, याद रखना। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस से केल्विन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में आपको मोस्टली दिया मिलेगा, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का। क्वेश्चन में बहुत बार आपको डिग्री सेल्सियस में दिया मिलेगा, आपको केल्विन के अंदर बदलना होगा, ठीक है, और बदलना होगा, पक्की बात है। तो ये सारी बातें थी आपकी आर्हेनियस इक्वेशन की। अब इससे एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करते हैं जिससे न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओ। कैसे ड्राइव करेंगे, हमने ई की पावर को खोना है, ई की पावर को खोना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लोगैरिथम लेना पड़ेगा, ठीक है। किसके, दोनों साइड। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो दोनों साइड लोगैरिथम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, यहां आएगा log k, log नहीं ln लेंगे, क्योंकि e को कैंसल आउट करना है तो ln लेंगे, ln k बराबर ln, यहां क्या आएगा, पूरा a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ लेते हैं, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, यानी यहां पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटी ऑफ लॉग, कौन सी,
ln या log m इंटू n दे रखा है तो आप उसको लिख सकते हो log m प्लस log n। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो यही चीज कैसे लिख दोगे आप, ln k इज इक्वल टू ln पहली चीज है a, फिर उसके बाद प्लस ln e टू द पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, अब ln k इज इक्वल टू ln a, ln से ये e कैंसल आउट हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, जैसे प्लस से माइनस, नहीं सॉरी, हाँ प्लस से माइनस कैंसल आउट, या मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कैंसल आउट हो जाता है, इसी तरीके से ln से e कैंसल आउट, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस EA बाय में RT। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का बहुत जगह हम यूज करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक गेम खेल लेते हैं। गेम क्या, यहाँ पे आपको सवाल इस तरीके से दिया मिलेगा कि इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना है तो इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकाल लो। ठीक है, यानी दो अलग अलग कंडीशन देगा, तो हम भी क्या करते हैं, दो अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है टेम्परेचर T1, उस टाइम रेट कांस्टेंट था K1। दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर T2 और उस टाइम रेट कांस्टेंट था K2। तो दो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन वन क्या आएगी, ln K1 बराबर ln A माइनस EA बाय R T1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं ln K2 बराबर ln A माइनस EA बाय R T2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 के साथ। ठीक है, 2 को डिवाइड करते हैं 1 के साथ, कैसे डिवाइड करेंगे, यहां आएगा, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस करना है, यानी लेफ्ट वालों को लेफ्ट वालों से घटा दो, राइट वालों को राइट वाले से घटा दो, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ln K2 माइनस ln K1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा ln A माइनस EA बाय RT1 माइनस, इस पूरे में से माइनस कर देना है किसको, ln A माइनस EA बाय RT2 इसको। ठीक है, सॉरी 2 वालों को आगे रखना है, 1 वालों को यहाँ। ठीक है, ध्यान से 2 वालों में से 1 वालों को घटाना। अब यहाँ भी log की एक प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि log m माइनस log n लिख रखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं ln K2 बाय K1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब अगर इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ln A माइनस EA बाय RT2 माइनस ln A माइनस माइनस प्लस EA बाय RT1, इससे ये कैंसल और EA बाय RT1 आगे आ जाएगा क्योंकि वो प्लस का है और RT2 पीछे चला जाएगा। तो यहां से इक्वेशन आ गई ln K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू, EA बाय R को अगर मैं कॉमन या फिर लिख लेते हैं भाई, ये आ जाएगा EA डिवाइडेड बाय RT1 माइनस EA डिवाइडेड बाय RT2। ठीक है, अब इसी में अगर EA बाय R को कॉमन निकालू तो क्या आएगा, EA बाय R अंदर आ जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है, अब लोग में हम डील नहीं करते, हम किस में डील करते हैं, नेचुरल लोग में, तो हम इस चीज को नेचुरल लोग में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसको कर लेता हूं थोड़ा सा रीसाइज, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब जो फाइनल हमारी इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या है, यहां लिख देता हूं, ln को log में बदलेंगे तो यहां आएगा log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू, ln को log में बदला तो यहाँ 2.303 आया। ठीक है, 2.303 log K2 बाय K1, यहाँ पे क्या आया, EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है,
फाइनली जो हमारी इक्वेशन चल के आती है वो आती है log k2 by k1 that is equal to EA divided by 2.303 R, उस साइड जाके डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे आ गया 1/T1 माइनस 1/T2। और ये वो इक्वेशन है जिसको हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। इस इक्वेशन को अब आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ठीक है। log k2 by k1 that is equal to EA by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। आई कैसे, दोबारा से देखते हैं। हमारे पास ये अर्हेनियस इक्वेशन थी, हमने दोनों साइड लोगैरिथम, नेचुरल लोगैरिथम लिया, तो यहाँ तो आ गया सिंपली ln k, यहाँ पे ln लिया, अब दो अक्षरों की मल्टीप्लीकेशन थी तो उनको स्प्लिट कर दिया ln a, और यहाँ ln e टू द पावर माइनस EA बाय RT। ln से ये e कैंसल, फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई ln k बराबर ln a माइनस EA बाय RT, ठीक है। अब यहाँ दो अलग अलग कंडीशन ली, टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर T2 था, तो T1 पे रेट कांस्टेंट था K1, T2 पे रेट कांस्टेंट था K2। दो इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को आपस में घटा दिया, 2 - 1 कर दिया, तो K2 - K1 करके आया ln K2 by K1। ln a से ln a कैंसिल हो गया, और ये आपका प्लस बन चुका था तो ये आगे आ गया, यानी EA by RT2, EA by RT2, सॉरी क्या किया, हाँ ठीक है, हमने इसको बाद में रखा है, तो ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया, और ये सोल्व होके आ गया। फिर ln को हमने log में बदल दिया, 2.303 को साइड भेज दिया। फाइनली जो इक्वेशन आई log k2 by k1 that is equal to EA upon 2.303 by R 1/T1 minus 1/T2। This is our Arrhenius equation in which two rate constant are given at two different temperature। और इसी का यूज हम किस में करेंगे, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इस पे बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और फिर ये जो छोटा सा एक ग्राफ का टॉपिक है वो करेंगे, ताकि आप भी थ्योरी में बोर ना हो। जैसे पहला सवाल है, ए रिएक्शन हुज टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 से 20 डिग्री, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो डिफरेंस कितना है टेम्परेचर में, 10 से आप 20 पे चले गए तो 10 डिग्री का डिफरेंस है, और 10 डिग्री पे के डिफरेंस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 2 टाइम्स, या रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है, 2 टाइम्स। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। सेकंड बोलता है रिएक्शन हुज टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 50, 10 to 50, 10 to 50 को आप कैसे लिखोगे, शुरू में 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से इंक्रीज हुआ होगा। जब यहां से यहां गए तो 2 गुना हो गया, फिर आगे गए तो 4 गुना, फिर आगे गए तो 8 गुना, फिर आगे गए तो 16 गुना, यानी हर 10 डिग्री के बाद उसको डबल कर देना। तो डबल करके हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है। अब आपका जेई 2023 का सवाल है। सवाल क्या बोलता है, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 300 केल्विन। दो टेम्परेचर दे दिए ना, के यानी केल्विन, 200 केल्विन पे रेट है इतना, 300 केल्विन पे रेट है इतना, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 1 आपको गिवन है 200 केल्विन, टेम्परेचर T2 आपको गिवन है 300 केल्विन, रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर 1 कितना दे रखा है, 0.03, और वो है पर मिनट, ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है, उससे मतलब नहीं है हमें। रेट कांस्टेंट एट T2 वो दे रखा है 0.05 पर मिनट, तो हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन, जो कि बोलती है log k2 by k1 करो, दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R, यहाँ पे आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। सारी वैल्यू रखो, EA ही है जो नहीं दे रखा, रख दो। log
K2 कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय K1 कितना, सॉरी K2 है 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03, दैट इज इक्वल टू ये ऐसे का ऐसा 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस टाइप के सवाल में। 1/T1 की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर 1 है आपका 200 माइनस टेम्परेचर T2 है आपका 300। बस करो सोल्व। यहाँ क्या आएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी log 5/3 आएगा। log 5/3 को आप क्या लिख सकते हो, log 5 माइनस log 3 ऐसे लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे कैसे रखो, क्या पता कब क्या कैंसिल हो जाए, इंटू 8.314। इनको सोल्व करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 600। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, जो भी बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, छोटे से डिवाइड करते जाओ। जैसे 300 एकम 300, क्या 300 200 से डिवाइड हो रहा है ना, 300 दूनी 600, क्या 600 200 से डिवाइड हो रहा है, यस। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 से 600 डिवाइड करोगे 3 माइनस 300 से 600 डिवाइड करोगे 2। अब log 5 माइनस log 3 को अभी आप कैलकुलेट करो। log 5 कितना होता है 0.7 माइनस log 3 0.48, यानी 0.12 आपका आ जाएगा ये। दैट इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई आप निकालो, ई ए इज इक्वल टू, आप सबको उस साइड ले जाओ। log 5 माइनस log 3 कितना आया था, log 5 होता है 0.7 माइनस 0.48, ये इस साइड आया तो 2.303 आ गया, गुणा में 8.314 आ गया, गुणा में 3 माइनस 2 करोगे 1 आएगा, यानी ये आएगा 600। डिवाइड बाय कुछ हो ही नहीं रहा, डिवाइडेड बाय तो 1 है। ठीक है, यानी सब आपको गुणा करनी है बस। ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4, 7 में से 4 का 0.22 गुणा 2.303 गुणा 8.314 गुणा में 600, सारी गुणा कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जूल में बतानी है, नियरेस्ट इंटीजर, क्या बात है, बहुत बड़ा सवाल है भैया। खैर आपने करना ही है, सोल्व कर लेना भाई, गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसी का भाई है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, टेम्परेचर बस 500 है, बस 700 है, रेट कांस्टेंट ये है, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। HBSC 2019 का सवाल है भाई, ये कैलकुलेशन कर लोगे ना, मैं आंसर लिख के दे दूंगा, चिंता नहीं करनी है। वैसे आंसर लिखा भी होगा यहाँ, ये रखा है क्या, अरे रे रे इतने ज्यादा सवाल, हाँ ये रहा। आंसर कितना है, 2520, थर्ड का आंसर 2520, लगभग लगभग 2000 के आसपास 2520 कर लियो यार कैंसिल। देखो 600 दूनी 1200, 1200 और 12×8 = 96। ठीक है, लगभग लगभग। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, कौन कौन से, एक आपको दे रखा है 500 केल्विन, दूसरा आपको दे रखा है 700 केल्विन। ठीक है, रेट कांस्टेंट 0.02 और 0.07, एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई निकालना है, इक्वेशन का यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन, log K2/K1 दैट इज इक्वल टू, क्या आएगा, ई बाय 2.303 R 1 बाय में T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, log K2 कितना है 0.07 बाय में 0.02, दैट इज इक्वल टू, ये निकालना है 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, 1 बाय T1 इज 500 माइनस 1 बाय 700। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा log 7 माइनस
log 2 गुणा में 2.303 गुणा में 8.314 दैट इज इक्वल टू EA। और जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा इसका 3500। कैसे 7 5 35 और 2 0। ठीक है, हम 700 का पहाड़ा पढ़ते गए, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ते गए 35 पे वो कट रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 507 कितना आएगा 3500 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो 2/3500 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो EA की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, EA इज इक्वल टू log 7। log 7 की वैल्यू कितनी होती है, log 7 इज कितनी होती है रे 0.69 0.7 ही होती है ना। ऊपर क्या लिखा था log 5 0.7। log 7 की कैसे बोल सकता हूँ मैं, कहाँ लिखा था हमने फर्स्ट ऑर्डर वाले में, चेक कर लेते हैं भाई क्या दिक्कत है, गलत पढ़ाने से अच्छा चेक करके लिख दो। हाँ, log 7 0.845 0.845 0.845 माइनस log 2 की वैल्यू 0.301 एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो, गुणा में 2.303 है, गुणा में 8.314 है, गुणा में 3500 आ गया, और डिवाइडेड बाय 7 में से 5 गया तो 2 आ गया। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेना, गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो गुणा इतनी बड़ी तो मैं करूंगा नहीं, 5 मिनट तो मेरे को गुणा करने में लग जाएंगे, और पेपर में लगते हैं इतना टाइम। ऐसे सवाल आ जाए तो ध्यान देना, या तो इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं करो तो अच्छा खासा टाइम आपका वो सवाल लेगा। ठीक है, 3 नंबर से कम में ये सवाल नहीं आता वैसे। नेक्स्ट सवाल CBSE 2024 का सवाल है आपका। क्या दे दिया इसमें, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो गया व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 17 डिग्री से 27 डिग्री, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, अब यहाँ ये देख के वो मत लगा देना, जब ये कैलकुलेशन करनी आए तो ऑब्वियसली बात है आप फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला किसने बताया है, अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर 1 गिवन है, टेम्परेचर 1 कितना है 17 डिग्री। अब 17 डिग्री का कोई मतलब नहीं है, इसको केल्विन में करोगे कैसे, प्लस में 273 करके इसको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 290 290, और दूसरा है 27 डिग्री कितना आएगा 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। दो टेम्परेचर आ गए। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट बोलता है कि ट्रिपल हो जाएगा, यानी K2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू K1। जो पुराना K1 था वो नया K1 जो होगा वो पुराने K1 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, K2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ या ट्रिपल्स। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है EA, वापिस से वही राम गाथा, log K2 बाय K1 याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। ऐसे एक काम कर सकते हैं हम ना, इन दोनों की कैलकुलेशन करके पहले से रख सकते हैं और उसको याद कर लो आप। ठीक है, तो उससे भी सवाल सोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, L नहीं आएगा भैया, यहाँ पे आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। रख दो सारी बात, log ऊपर K2 की जगह क्या रखना है 3K1 डिवाइडेड बाय K1 दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, 1/T1 की वैल्यू 290 माइनस 1/300। ठीक है, सोल्व करो, K1 से K1 कैंसिल, log 3, तो EA की वैल्यू या फिर यहाँ पे log 3 दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, जीरो को तो भूल जाओ, 29 और 3 का, 29 और 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा 29 तिया 9 18 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 यानी 870 इसका एलसीएम, 870 नहीं
8700 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ यहाँ आएगा 30 और यहाँ आएगा 29। कैसे मैंने किया, एक एक जीरो दोनों में कॉमन थी तो वो तो आपस में कैंसल आउट, बच गए 29 और 30। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा एलसीएम। अब 30 को उसके ऊपर, 29 को उसके ऊपर, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तो आपको सोल्व करना आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन आनी चाहिए। खैर कितना आ जाएगा ये, ई की वैल्यू निकाल लो। ई इज इक्वल टू log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48 गुणा में 2.303 इंटू 8.314 गुणा में 8700। अब 30 माइनस 29 करोगे तो एक ही आएगा, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन सबको गुणा कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी आएगी जूल पर मोल में, जूल पर मोल। कौन सा सवाल है, पांचवा। पांचवें सवाल का क्या उत्तर है भैया, पांचवें सवाल का उत्तर है आपका लगभग 80,000। ठीक है, कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी मित्रा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन 6 दो अलग अलग सवाल हैं, सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं, सेम है फर्क तो नहीं है, और लिखा हुआ है यानी स्टेटमेंट बस थोड़ी अलग है, कैलकुलेशन वगैरह सब सेम है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, यानी रेट डबल हो जाएगा। रेट डबल हो या रेट कांस्टेंट डबल हो उससे मतलब नहीं है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कंसिडर करेंगे हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 से 308। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर दे दिया 298 से 308, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बात वही है जैसे ऊपर वाला सवाल करा, ऊपर वाले सवाल में एक टेम्परेचर ये दे रखा था, एक टेम्परेचर ये दे रखा था, रेट ट्रिपल हो गया। बस यहाँ क्या है, दो टेम्परेचर दे दिए, दो टेम्परेचर दे दिए लेकिन डबल दे दिया, यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। अगला सवाल है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया यानी रेट कांस्टेंट डबल हो गया फॉर एन इंक्रीज इन 10 केल्विन। अगर हम 10 केल्विन इंक्रीज कर दें किस में, 298 में, 298 में 10 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 308। बात तो वही है, यानी यहाँ बस 308 नहीं लिखा, 308 की जगह क्या लिख दिया कि 10 केल्विन का इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो। तो बात एक ही है, बस हल्का सा वर्ड बदल दिया। ये 2025 का सवाल है, ये 26 का सवाल है। कैसे करेंगे, वही फिर से T1 कितना है 298 केल्विन, T2 कितना है 308 केल्विन। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एज रेट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू रेट 1, सो K2 इज इक्वल टू 2 इंटू K1। ठीक है, और ऐसा क्यों है, बिकॉज रेट इज प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, ये बात भी लिख दोगे आप, मेंशन कर दोगे, सारी बात लिखे जो जो आपको पता है। आप जब भी पेपर सोल्व करो ना इस तरीके से सोल्व करो कि एग्जामिनर बोंदू है, उसको कुछ नहीं आता, उसको सारी चीज सिखानी है आपने। इस तरीके से पेपर लिखोगे तो ही आपके नंबर आएंगे भैया। ये नहीं कि आपको आता है तो आप शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो चीज आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए सारी एक्सप्लेन करो, ये समझ के कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता। इसलिए तो मैं सारे स्टेप लिखता हूँ, मैं मानता हूँ आप सब बंधु हो, कुछ नहीं आता आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ, सारे साइंटिस्ट हो भाई। हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हमने निकालनी है, अरेनियस इक्वेशन फिर लगाएंगे। क्या है इक्वेशन, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके याद हो जाए, आप भी ऐसे लिखना, log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं लोग, K2 बाय K1 है और T2 माइनस T1 है, ध्यान रखना। दोनों जगह 2 2 या 1 1 मत करना, एक जगह 2 1 है, एक जगह 1 2 है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ जो T1 T2 है ये डिवाइड में है, डिवाइड में हमेशा खैर इस चीज को छोड़ दो, वैल्यूज पुट करो यार डायरेक्ट। log K2 की जगह क्या, 2K1 बाय में K1 दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314
1/298 माइनस 1/308। ठीक है, इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ तो log 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद EA 2.303 इंटू 8.314। यहाँ देखो जब भी ऐसा आ जाए कुछ मेरे को ऐसा नहीं लग रहा तो दोनों की गुणा कर दो, 298 इंटू 308। ठीक है, और बड़े में से छोटा घटा दो, 308 माइनस 298, बस हो गया। अब EA हमने निकालना है, तो EA किसके बराबर, log 2 यानी 301 गुणा में 2.303 इंटू 8.314। ओ माय गॉड, गुणा में 298 गुणा में 308 डिवाइडेड बाय 308 में से 298 गए तो 10। बस 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 बस, बहुत, इतना कराओगे तो बहुत, इससे ज्यादा आंसर निकालोगे 1 नंबर और मिल जाएगा। लेकिन इस 1 नंबर के चक्कर में अपनी 5 मिनट खराब या 10 मिनट खराब कम से कम मत करना भाई। इस तरीके का सवाल आता है, टाइम कम है, इतना करके छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, 1 नंबर कट जाएगा, जाने दो। लेकिन उस 1 नंबर के चक्कर में बहुत सारा टाइम खराब मत करना। अब देखो, अब हमारी एक इक्वेशन हमने दोनों तरफ लोग लेके निकाली थी, और वो इक्वेशन क्या है, दैट इज ln k दैट इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT1। अब मैं फिर से वही खेलता हूं कि कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट। k की वैल्यू वेरिएबल, क्योंकि किस पे डिपेंड करिए, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बदल सकता है, तो दिस इज वेरिएबल। ठीक है, ln a तो खुद कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, EA क्या है कांस्टेंट, R क्या है कांस्टेंट, T क्या है वेरिएबल। तो जब भी किसी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल फिर किसी एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट गुणा और उसके जोड़ घटा में एक और कांस्टेंट गुणा, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो ये क्या है, जो एक साइड में वेरिएबल लिखा हुआ है दैट इज y, तो y एक्सिस पे हम ले रहे हैं ln a। उसके बाद ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आपको पता है वो क्या होता है, c, यानी इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ln a यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी स्लोप है, ये है स्लोप आपका, माइनस है तो लाइन ऐसे, प्लस है तो लाइन ऐसे। अब माइनस है तो इसलिए लाइन ऐसे आई, और स्लोप कितना, माइनस EA बाय R। ठीक है, और 1/t क्या है आपका, x, टाइम नहीं है यार, देखो 1/t है। ठीक है, तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। अब इसी में अगर मान लो लोगैरिथम होता तो क्या होता, आल्सो अगर लोग हम ले लेते तो ये कितना बनता, 2.303 के दैट इज इक्वल टू, हट जा, 2.303 लोग, अरे ये भी नहीं आएगा, 2.303 log के दैट इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA बाय RT। अब दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा log k दैट इज इक्वल टू 2.303 से 2.303 कैंसिल, ये log a माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R गुणा में 1/t। अब इसको स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करोगे, ये आएगा y इज इक्वल टू c माइनस mx, बात खत्म। y एक्सिस पे क्या, log k, यानी ln a की जगह अगर दे रखा हो आपका log k, तो उस केस में जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ग्राफ स्टार्ट होगा किससे, log a से। ठीक है, डिक्रीज करता हुआ ही आएगा, यहाँ तो 1/t ही होगा, लेकिन अब जो स्लोप होगा उस स्लोप में थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हो जाएगा EA डिवाइडेड बाय R, नहीं 2.303 R, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब स्लोप से सवाल किस तरीके के आएंगे वो देखो, सवाल पेश किया जाए। पहली बात तो इस इक्वेशन से देखो, एक ये इक्वेशन दे दी, CBSE 2023 का सवाल है, हमें EA निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो अभी भी हमने एक इक्वेशन पढ़ी, वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी log k दैट इज इक्वल टू log a माइनस EA, यहाँ था 2.303 R इंटू टी, सॉरी टी नहीं 1/t।
1/t। ठीक है, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने से क्या रिजल्ट मिला? एक रिजल्ट आपको मिला, log के यहाँ दे रखा है, log के यहाँ दे रखा है, ठीक है। log a यहाँ दे रखा है, यहाँ भी आ गया log के, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, t यहाँ है, t यहाँ है, यानी ये जो बाकी सब बच गया, ये बाकी सब क्या है? ये बाकी सब EA/2.303 इंटू आर है। ठीक है, वी गेट, क्या मिला? वी गेट कि EA डिवाइडेड बाय 2.303 आर दैट इज इक्वल टू 2 गुणा में 10 की पावर 4। ठीक है, वाह, एक ये तो राइम बन गई। 2EA डिवाइडेड बाय 2.303 आर दैट इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, अब निकालना क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो EA किसके बराबर आएगा? EA इज इक्वल टू 2.303 इंटू आर की वैल्यू इन्होंने भी दे रखी है 8.314 इंटू 2 गुणा 10 की पावर 4। सारी चीजें गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस कर दो यार, आंसर आ जाएगा। गुणा तो आप देखो खुद करोगे यार। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, 50% कंप्लीट इन 20 मिनट, 50% वो कंप्लीट होती है 20 मिनट में। कब? 300 डिग्री अगर केल्विन है तो। सेम रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी 5 मिनट में जब टेम्परेचर 350 केल्विन है। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। अब देखो, आपको दे रखा है हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है कितनी? 0.693 बाय के। तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? वहां से के की वैल्यू आ जाएगी ना। यानी K1 आपको दे रखा है, K2 आपको दे रखा है, यानी कैलकुलेशन कर लोगे ना। K1 K2 दे दिए, T1 T2 दे दिए, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली। यानी वही सवाल का थोड़ा सा टफ वर्जन बना दिया। टफ कैसे बनाया? डायरेक्ट K1 K2 नहीं दिया, जैसे ऊपर वाले सवालों में रिलेशन दी थी, अब इसमें थोड़ा सा और टफ कर दिया। अब सवाल सोल्व कराने का मेरा पैटर्न देख रहे हो आप? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, फिर थोड़ा सा एडवांस वर्जन, फिर थोड़ा एडवांस वर्जन, अब थोड़ा सा और एडवांस वर्जन। मुश्किल सवाल बोल सकते हो, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी कैसे? 2 हाफ लाइफ दे रखी है, पहले हाफ लाइफ से के निकालोगे और के से सवाल सोल्व करोगे। ठीक है, तो करते हैं भाई, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। इस सवाल में मैं आपको एक सलाह दूंगा बहुत अच्छी। हाफ लाइफ एट T1 कितनी दे रखी है? 20 मिनट। ठीक है, और हाफ लाइफ होती क्या है? दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी? के इज इक्वल टू, सॉरी, के इज या K1 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको काटने मत बैठ जाना, बस यही सलाह मैं कह रहा था जो आपको दूंगा। अगर इसको काटने बैठ गए, यहाँ टाइम वेस्ट करोगे, फिर दोबारा फिर काटोगे, वहां टाइम वेस्ट करोगे। मैं काट क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वहां K2/K1 करूंगा, तो वहां एक जैसी चीजें ऑटोमेटिक कट जाएंगी, मेरे को काटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेम काम मैं यहाँ करूंगा। 350 पे हाफ लाइफ कितनी देर रखी है भैया? 5 मिनट, 5 मिनट, और उसको आप पुट करोगे 0.693 डिवाइडेड बाय K2। तो यहां से मैं K2 निकाल सकता हूं 0.693 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ये इक्वेशन आपको पता है। इक्वेशन क्या है? log K2/K1 डायरेक्ट रखूं क्या? रख दूं ना, बहुत बार कर ली प्रैक्टिस। 0.693 बाय 5 डिवाइड कर देना है 0.693 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आता है? 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पे क्या आता है? 1/T1। T1 कितना है? 300 माइनस 1/T2 यानी 350। ठीक है, सोल्व करो। अब देखो, इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे है, A/B C/D। तो इस केस में हम इस डिवाइड, बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी A/B गुना D/C। तो मैं इसका यूज करूंगा, मैं ये इस चीज को कन्वर्ट कर लूंगा
0.693 बाय 5 इंटू 0.6 नहीं इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.693 दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पे एलसीएम कितना लोगे, एक जीरो से एक जीरो तो ऑटोमेटिक कैंसिल, 30 और 35 बच गए, 30 और 35 की गुणा कर लो, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, यानी यहाँ पे आएगा 1050। ठीक है, 35 और 30 की गुणा कर लो, आपका एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ आएगा 35, यहाँ आएगा 30। ठीक है, डिलीट। चलो सोल्व करो, इससे ये कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौका 20, लोग 4 आ गया, लोग 4 होता है 2 लोग 2, यानी 2 गुणा में 0.301 गुणा में 2.303 गुणा में 8.314 गुणा में 1050 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू योर EA। गुणा खुद कर लेना, मेरे तो ये गुणा देख के ही सांस चढ़ गए भाई, आप भी कर लेना, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी यार, क्या करें, मजबूरी है। मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब ऐसे अन्याय करते हैं ना आपके साथ पेपर में, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देते हैं और टाइम देते हैं कितना, 5 मिनट पर क्वेश्चन। 5 मिनट में भाव बताओ, 2 अक्षरों ही गुणा होगी, यहाँ 4 4 5 5 अक्षर दे रखे हैं। चलो इसमें तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, गुणा तो देखो आपको करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, एक तरीका है, वैसे मत करो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट, यानी ln k वर्सेस 1/t का जो फर्स्ट स्लोप है वो इतना दे रखा है, हमें बतानी है EA की वैल्यू। तो यहाँ एक बार तो इक्वेशन बताओ, वो इक्वेशन क्या थी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय r इंटू 1/t। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे किस किस के बीच, ln k और 1/t के बीच, तो ये आपका स्लोप होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA बाय r, और स्लोप कितना दे रखा है माइनस का 5 इंटू 10⁻3। इससे ये कैंसिल, तो डायरेक्ट EA की वैल्यू कितनी आ गई, 5 गुणा 10⁻3 गुणा में r यानी 8.314, 8 5 40, 40 के आसपास आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म है ना, बड़ा सा आंसर है, ऐसे ऐसे सवाल हो रहे मजा आए। 10⁻3 किलो में बदल गया, याद रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आए तो मजा भी आए, कैलकुलेशन ना ही करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2019 का ही सवाल है, यहाँ भी कैलकुलेशन बहुत कम आएंगी। नीट और जेई के सवालों में कैलकुलेशन नहीं होती, बोर्ड के सवालों में कैलकुलेशन होती है, बस यही फर्क है। लेकिन वहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से पूछता है, बोर्ड में कंसेप्ट अच्छे से नहीं, वहाँ कैलकुलेशन चेक करता है। जैसे इस सवाल में है फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी EA की वैल्यू 0 है, तो रेट कांस्टेंट इतना इतना, रेट कांस्टेंट इतने क्या होगा, ठीक है, यानी 200 केल्विन पे रेट कांस्टेंट इतना है, 400 केल्विन पे रेट कांस्टेंट क्या होगा। इक्वेशन में लगाते हैं डायरेक्ट, क्या आएगा, log K2 हमने निकालना है, डिवाइडेड बाय K1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, EA EA बाय R, अरे यार 2.303, अरे बहुत आसान सवाल है, 2.303 इंटू R 1/T1 माइनस 1/T2, यहाँ हमने वैल्यू यहाँ K1 ही रख लेते हैं, log K2 बाय K1, ठीक है। अब सारी वैल्यू रखो, log K2 निकालना है, K1 है 1.6 इंटू 10⁻6 दैट इज इक्वल टू EA की वैल्यू 0, अरे बाप रे, EA की वैल्यू 0 रख दे, सब 0, log को इस साइड फेंको, log को इस साइड फेंका, कितना बना, log को उस साइड फेंकते तो वो 10 बन जाता है, और जो कुछ भी है वो पावर में, 10 की पावर 0 यानी 1, इसका मतलब K2 कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻6, 1.6 इंटू 10⁻6, 1.6 इंटू 10⁻6 इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सा सवाल है। यहाँ से एक कंसेप्ट भी आ रहा है हमारे समझ में कि जब भी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी उस केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर
ई एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, इट आल्सो डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कहीं से ये बात मैं लिख सकता हूं क्या? ये बात तो हम नोट कर सकते हैं, नोट यहां पे कर ले क्या? यहां पे कर लेते हैं नोट। क्या क्या नोट पॉइंट? 2 नोट पॉइंट करते हैं। सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, इफ EA is equal to 0 then it also not depends on temperature। वो उस केस में टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी उस केस में K1 विल बी इक्वल टू K2 एंड सो ऑन। हर जगह रेट कांस्टेंट क्या होगा? पूरी रिएक्शन के लिए सेम रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी कर लो। चलो सवाल बचे हुए हैं क्या भाई? सवाल तो सारे बचे हैं, कैलकुलेशन किसी में की ही नहीं। अरे 10 के 10 सवाल हो गए। अब बस 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, 5 मिनट और शांति रख लो। 5 मिनट का टॉपिक क्या है आपका? दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट डाल दे तो क्या होगा? सबसे पहले तो कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट इज ए स्पीसी या कोई भी एक चीज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, यानी स्पीड को बढ़ा देगा। कैसे? विदाउट टेकिंग पार्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उसका कोई हाथ नहीं, पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था अब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बस वो क्या कर देगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, टिल द एंड ऑफ रिएक्शन, जब तक रिएक्शन खत्म ना हो जाती। कुछ ऐसा समझो, जैसे मैं ये एग्जांपल काफी बार दे चुका हूँ क्लास में, जो लोग मेरे से पढ़े उनको तो पता ही होगा। मान लिया 2 लोग एक बस स्टैंड पे लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, पहले नॉर्मल लड़ाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अभी तो गालियां चल रही हैं आपस में, कुछ देर बाद लात गुस्से चलेंगे, ठीक है, फिर क्या पता गोलियां चल जाएं। अब क्या हुआ, इन 2 लोगों की लड़ाई को यहां मैं खड़ा खड़ा देख रहा था, ठीक है, भीड़ भीड़ थी चारों तरफ और मैं खड़ा खड़ा उसको देख रहा था। मैंने क्या किया, मैंने जैसे वो थोड़ी सी आवाज उनकी तेज हुई, मैंने भी तेज आवाज में बोल दिया, अरे मारना साले को, मारना साले को, ऐसा बोल दिया। अब क्या होगा, एकदम से एड्रेनलिन आएगा, गुस्सा आएगा एक किसी को, और वो हो सकता है गुस्से में दर्द दे। तो क्या मैंने लड़ाई में पार्ट लिया? नहीं लिया। मैंने किसी को लात गुस्से मारे? नहीं मारे। लेकिन मैंने उस लड़ाई की स्पीड को बढ़ा दिया, मैंने उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो मैंने क्या काम किया? मैंने एज ए कैटालिस्ट काम किया। कैटालिस्ट का यही काम है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा भी सकता है कुछ केस में, ऐसी बात नहीं, हमेशा बढ़ाएगा। ठीक है, अब कैसे काम करता है वो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। कुछ इस तरीके से समझो, एक कंपनी है, फोन बेच रही है, कंपनी चाह रही है कि इस फोन को ज्यादा से ज्यादा लोग ले, लेकिन सबके पास 15,000 रुपए नहीं है। ठीक है, तो कंपनी का एक बंदा सुजेस्ट करता है कि मैं कैटलिस्ट बनता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं कि इसके प्राइस पे मैं डिस्काउंट दे दूं। या दुकान वाला क्या करता है, कैटलिस्ट बनता है और वो डिस्काउंट देने लग जाता है। डिस्काउंट दे दिया, अब जो फोन पहले 15,000 में मिल रहा था अब 12,000 में मिलेगा, यानी जिसके पास 12,000 इकट्ठे हो गए, पहले तो वो नहीं खरीद सकता था 15,000 में, लेकिन अब 12,000 इकट्ठे हो गए और 12,000 ही रेट है, तो अब आप उस फोन को ले सकते हो। यानी हम ऐसे कोलिजन की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं जो इफेक्टिव है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। वो कैसे करेंगे? देखो, पहले ग्राफ कुछ इस तरीके का था, दिस इज द ग्राफ विदाउट कोलिजन। ठीक है, अब हमने कुछ ऐसा किया, कोलिजन डाला, अब वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया। यानी पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब सेम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रहेगी।
ठीक है। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। अब यहां से क्या होगा, देखो रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, एनर्जी का डिफरेंस वही है। फर्क किस चीज का है, सिर्फ इस एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी तो कम प्रोडक्ट बनेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके का सवाल जब भी आपके पेपर में आएगा कि कैटलिस्ट आपके कैसे रेट को अफेक्ट करता है, तो आपको 3 चीजें लिखनी होंगी। पहली चीज, आप कैटलिस्ट की डेफिनेशन को लिखोगे। दूसरा, आप ये लिखोगे कि वो करता क्या है, वो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। और तीसरा, आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, कि कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ वो ग्राफ कैसे आएगा। तो कैटलिस्ट का जब भी सवाल आए 3 काम ये कर देने हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होगी, साथ साथ न्यूमेरिकल थे, पीवाईक्यू थे, वो सब खत्म कर लिया। अब 2 चीज बची हुई हैं, एक तो NCERT एक्सरसाइज, और दूसरा जो मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूं। ये 2 चीज बच गई, एक और लेक्चर में इन दोनों को कंप्लीट करके, या 2 लेक्चर में, डिपेंड करेगा NCERT एक्सरसाइज कितनी देर में हम सोल्व कर पा रहे हैं, और फिर हम खत्म करते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स को, ठीक है। इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि हमें शायद एक सीरीज और निकालनी चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट नोट्स बनाने से पूरा चैप्टर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर में उसका भी लूं कि कैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसकी खुशी मनाइए, सारे चैप्टर के नोट्स बनाइए, बार बार लिख के देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सवाल को सोल्व करिए। कोई सवाल समझ में नहीं आता है कमेंट में लिखिए लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया भी है या नहीं आया, क्या आपको कॉन्फिडेंस आया है इस चैप्टर में। ये सारी बातें आप हमसे शेयर करो थ्रू दी कमेंट्स। साथ साथ थोड़ा बहुत प्यार दिखाना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम को फॉलो करके आप कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी चैप्टर का ही होगा वो, मतलब अभी हम लेक्चर की सीरीज को खत्म नहीं करें, लेकिन थ्योरी का हमारी तरफ से ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।